नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीपीएससी विथ अमित में यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए पहल की शुरुआत कर रहे हैं। सॉरी दोस्तों, जो कि इतिहास विषय वस्तु से संबंधित है। इतिहास में हम लोग आज पढ़ेंगे वो शुरुआत कहाँ से करेंगे? आधुनिक भारत के इतिहास से यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे यूपीएससी हुआ या यूपीपीएससी यानी यूपीपीसीएस हुआ, या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हुआ, आरओ समीक्षा अधिकारी यानी कि इसके बाद बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी, और यूपीएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें यहाँ से कम 20 क्वेश्चन औसत अगर मान लें तो 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते ही हैं। और इसमें से मॉडर्न हिस्ट्री जो है 20 में से लगभग 12 से 14 क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को एकदम बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सरल तरीके से व्याख्या करेंगे, सरल और सुदृढ़ भाषा में बोलेंगे और आप लोग इसको समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने सब्जेक्ट को। इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है विदेशी कंपनियों का भारत आगमन। तो विदेशी कंपनियां भारत आई क्यों? इसका तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, तो हम लोग उस कारण के बारे में ही आज जानेंगे। तो पहला जो कारण था, इसमें 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। ये यूरोप का एक देश हुआ करता था, कुस्तुनतुनिया। 1453 में इसका पतन हुआ। यह भी एक कारण था। अभी हम लोग इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दूसरा है यूरोप में आया पुनर्जागरण, यानी यूरोप में पुनर्जागरण आने से भी विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, हम लोग इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा है यूरोप का वाणिज्यवादी नीति। चौथा है भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति। क्या भारत में जो आर्थिक स्थिति थी वो विदेशी कंपनियों को भारत में खींच कर लाया? हम लोग इसको भी अभी चर्चा करेंगे, इस पर भी। अगला है भारत की जलवायु भी एक मुख्य कारण था। अगला है यूरोपीय शासकों का योगदान भी एक मुख्य कारण है। इसके बाद एक और कारण है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो हम लोग इन बातों पर आज पूरा अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं, थोड़ा परिचय ले लें हम पहले। 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कदम जो है ये भारत की धरती पर पड़ा। कब? 15वीं शताब्दी के अंत में, यानी 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा का भारत की धरती पर कदम पड़ा। जो वास्को डी गामा भारत आया, तो इस स्थिति को एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है राम लखन शुक्ला ने स्वीकार किया कि भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत यहीं से हो जाती है। तो उपनिवेशवाद आखिर होता क्या है?
तो उपनिवेशवाद को अगर हम लोग सरल भाषा में उपनिवेश को समझें तो कहते हैं किसको उपनिवेश? दूसरे देश से आए हुए लोगों की बस्तियां जो होती हैं, जो मतलब दूसरे लोग से आकर, दूसरे देश से आकर भारत में जो लोग बस जाते हैं, बस्तियां जो उनकी हो जाती है, उसी को उपनिवेश कहते हैं। ये सीधे तौर पर अगर हम कहें, अगर इसका परिभाषा देखें उपनिवेशवाद का, तो ऐसा मतलब इसका मतलब होता है जो राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का गुलाम हो। क्या हो? जो राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का गुलाम हो, या सारी शक्ति जो है वो किसी दूसरे राष्ट्र के हाथ में हो, उसे उपनिवेश कहते हैं, उपनिवेशक कहते हैं। आशा करते हैं आपको उपनिवेश का अर्थ समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे वास्को डिगामा को भारतीय यात्रा से यात्रा भत्ता, यानी जो भारत में वास्को डिगामा आया और उसका आने और जाने का जितना खर्चा लगा, यात्रा का जितना खर्चा लगा, उसको निकालने के बावजूद 60 गुना ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हुई। यानी भारत में आकर उसने व्यापार किया, कुछ वस्तुएं मसाले खरीदे और यूरोप में उसने उसको बेचा, तो उसका जो यात्रा भत्ता, यानी यात्रा में जो खर्चे लगे थे, उसको हटाने के बाद भी 60 गुना उसको मुनाफा मिला। कितना? 60 गुना मुनाफा। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो इस लाभ से प्रभावित होकर पुर्तगाली कंपनी के अलावा डच कंपनी, इंग्लिश कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, स्वीडिश कंपनी और डेन कंपनी भी भारत आई थी। कौन कौन सी कंपनियां आई इसके बाद प्रभावित होकर? पुर्तगाली कंपनी के अलावा डच कंपनी आई, इंग्लिश कंपनी आई, फ्रांसीसी कंपनी आई, स्वीडिश कंपनी आई और डेन कंपनी भी भारत आई थी। इन यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के एक नहीं बल्कि अनेकों कारण मौजूद थे जो निम्नलिखित है। अब हम लोग कारणों को देखेंगे। पहला कारण है कुस्तुनतुनिया का पतन, जो कि पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं। 15वीं शताब्दी के मध्य यानी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था। इस समय ऑटोमन साम्राज्य के सल्जुक तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य को कुस्तुनतुनिया में पराजित कर दिया और यहाँ यूरोपीय लोगों ने इस क्षेत्र के लोगों को बाहर कर दिया और भारत के यूरोपीय व्यापार को अवरुद्ध कर दिया। इसमें क्या कह रहा है कि 15वीं शताब्दी के मध्य में अर्थात 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। इस समय ऑटोमन साम्राज्य था जिसमें सल्जुक तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य को कुस्तुनतुनिया में पराजित कर दिया। यानी पूर्वी रोमन यहाँ पर जो था, यहाँ पर पूर्वी रोमन साम्राज्य जो था उसको कुस्तुनतुनिया में पराजित कर दिया और यहाँ यूरोपीय लोगों ने इस क्षेत्र के लोगों को बाहर कर दिया और भारत के यूरोपीय व्यापार को अवरुद्ध करा दिया। आगे चलते हैं। 1453 ईस्वी में पूर्व यूरोपीय व्यापारी कुस्तुनतुनिया से होकर स्थलीय मार्ग से भारत आते थे, लेकिन कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद यूरोपीय लोगों ने वैकल्पिक मार्ग की खोज प्रारंभ कर दी। क्या कर दी? प्रारंभ कर दी। यानी जब
1453 ईस्वी में यूरोपीय व्यापारी कुस्तुनतुनिया से होकर, जो स्थलीय मार्ग था उससे होकर भारत आते थे और व्यापार करते थे। लेकिन कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद यूरोपीय लोगों ने एक वैकल्पिक मार्ग की खोज कर दी और इसमें वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा को सफलता मिली। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा को सफलता मिली एक मार्ग खोजने का। वास्को डिगामा ने ही यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और कालांतर में इसी मार्ग का अनुसरण अन्य यूरोपीय कंपनियों ने भी किया था। यानी आपसे अगर पूछे भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की, भारत आने के लिए ऐसा कौन सा शासक था, यूरोपीय व्यापारी था जो भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, तो वो था वास्को डिगामा। कब आया? 1498 ईस्वी में आया। अब हमारा दूसरा कारण हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कारण है यूरोप में आया पुनर्जागरण। यूरोप में आया पुनर्जागरण, यह भी हमारा मुख्य कारण है। 1453 में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद इस क्षेत्र में रह रहे यूरोपीय नागरिक पुनः यूरोपीय क्षेत्र में वापस आ गए और ये यूरोपीय लोग जो इतिहास, विज्ञान, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला के विशेषज्ञ थे, वे सर्वप्रथम इटली में पहुँचे। इसलिए यूरोप में सर्वप्रथम इटली में ही पुनर्जागरण आया था। तो यूरोप में सर्वप्रथम कहाँ पर पुनर्जागरण आया? तो वह है इटली। यूरोप में इटली में पुनर्जागरण सबसे पहले आया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। इस पुनर्जागरण की वजह से यूरोपीय लोगों ने वैज्ञानिक खोजों और भौगोलिक खोजों के युग को प्रारंभ किया। इन खोजों में इटली, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड काफ़ी आगे थे। इन्हीं खोजों से दिशा सूचक यंत्र हमारे सामने आया। इस यंत्र ने समुद्री यात्रा को आसान बना दिया था। समुद्री यात्रा को आसान बनाने वाला यंत्र कौन था? वो था दिशा सूचक यंत्र। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है और पूछा भी है। इससे यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन में आसानी हुई थी। किससे? दिशा सूचक यंत्र जो है, इससे आसानी हुई भारत में आगमन का यूरोपीय कंपनियों के। तीसरा प्रमुख कारण हम लोग अब पढ़ेंगे। भारत की आर्थिक संपन्नता और विदेशी यात्रियों का विवरण। भारत की आर्थिक संपन्नता और विदेशी यात्रियों का विवरण तीसरा मुख्य कारण। प्राचीन काल से ही भारत की आर्थिक संपन्नता विश्व की पटल पर अत्यंत प्रसिद्ध थी। यानी भारत की जो आर्थिक संपन्नता थी वे विश्व की पटल पर प्राचीन काल से ही विख्यात थी या प्रसिद्ध थी। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आर्थिक संपन्नता के कारण ही भारत को विश्व पटल पर भी सोने की चिड़िया का नाम दिया गया। इसी से प्रभावित होकर यूरोपीय यात्री भारत आते थे। इसी से प्रभावित होकर यूरोपीय यात्री जो थे वो भारत आते थे। आगे है मध्यकालीन विदेशी यात्रियों में अत्यंत प्रसिद्ध विदेशी यात्री उतबी। ये आपके इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि उतबी किसके दरबार में रहता था? तो वो मोहम्मद गजनबी थे। मोहम्मद गजनबी के दरबार में यह उतबी रहता था। और किस काल से संबंधित है? तो मध्यकाल से। तो मध्यकालीन विदेशी यात्रियों में अत्यंत प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन? उतबी था। इसने तारीख ए यामिनी
नामक पुस्तक की रचना की थी कि और इसी में सर्वप्रथम भारत की आर्थिक संपन्नता का विवरण सोने की चिड़िया के रूप में किया था। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्बी के पुस्तक का क्या नाम है, तो वो नाम क्या है, तारीख यामिनी। तो ये भी पूछ सकता है कि सर्वप्रथम भारत की आर्थिक संपन्नता का विवरण किसके किताब में किया गया है, कि ये जो आर्थिक संपन्नता का विवरण सोने की चिड़िया के रूप में किया गया है वो किस किताब में है, वो है तारीख यामिनी, जो कि उत्बी द्वारा लिखा गया है, उत्बी द्वारा लिखा गया है। यह महमूद गजनबी के दरबार में रहता था। इसके विवरण से ही यूरोपीय कंपनियां भारत से व्यापार के लिए ललायित हुई थीं। यानी कि उत्बी जो अपने पुस्तक में विवरण किया है कि भारत जो है ये आर्थिक संपन्नता का एक विवरण है, जिसलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसी से प्रभावित होकर यूरोपीय कंपनियां जो हैं वो भारत आने के लिए ललायित हुई। अब हम लोग अगले कारण को अभी इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि 13वीं शताब्दी के अंत में अर्थात 1293 और 94 ईस्वी में इटालियन यात्री मार्को पोलो भारत की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो जो है ये भारत की यात्रा पर आया था। इसने भारत में सर्वाधिक भ्रमण जो है वो पांड्य राज्य का किया था। पांड्य राज कहाँ पर स्थित है, ये हमारा जो है यहाँ पर एक क्षेत्र यहीं पर क्या स्थित है, पांड्य राज्य ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा है कोरोमंडल। तो भारत में इसने किस राज्य की सबसे ज़्यादा भ्रमण की, तो पांड्य राज्य की भ्रमण सबसे ज़्यादा मार्को पोलो ने भारत में किया था। भारत से वापस जाने के बाद इसने भारत की आर्थिक संपन्नता का विवरण अपने यात्रा संस्मरण में द ट्रबल इन टू द मार्को पोलो नामक शीर्षक से दिया। तो आपसे अगर पूछ ले द ट्रबल इन टू दी मार्को पोलो किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, इटालियन के यात्री मार्को पोलो से नामक शीर्षक से दिया था। मार्को पोलो के विवरण को यूरोपीय लोगों ने प्रभावी माना और इससे यूरोपीय कंपनियां यह सुनिश्चित कर पाई कि भारत वास्तव में आर्थिक रूप से समृद्ध देश है। ये भी एक कारण बना यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन में। एक कारण है जलवायु, भारत की जलवायु का ऐसी कारण है। अब हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में आता है। भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है। इसीलिए स्वाभाविक रूप से बड़े पैमाने पर भारत में मसाले की खेती की जाती है। इन मसालों की यूरोपीय देशों में बहुत ज़्यादा मांगे थी। मसालों की यूरोपीय देशों में अत्यधिक मांगे थी, क्योंकि यूरोपीय महाद्वीप शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में आता है। इस मसाले की प्राप्ति के लिए भी यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ अग्रसर आई। अब है हमारा पांचवा कारण यूरोपीय शासकों का योगदान। यूरोपीय शासकों ने भी समय समय पर अपने देश की कंपनियों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया था। इसमें प्रमुख यूरोपीय शासकों का नाम आता है जो निम्नलिखित है। पहला है पुर्तगाल के
प्रिंस हैरी, पुर्तगाल के शासक जो थे प्रिंस हैरी ने भी यूरोपीय कंपनियों को भारत व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया था। इसके बाद स्पेन की महारानी इसाबेला और इसके बाद इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने भी प्रोत्साहित की। आपसे ये एग्ज़ाम में पूछता है तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि पुर्तगाल के प्रिंस हैरी, स्पेन की महारानी इसाबेला और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम थी। अगला हमारा है यूरोप की वाणिज्यवादी नीति। यूरोप की वाणिज्यवादी नीति 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में यूरोप में वाणिज्यवादी नीति अत्यंत लोकप्रिय बनी थी। इस वाणिज्यवादी नीति के तहत यूरोप में यह स्वीकार किया गया कि उद्योग धंधों की स्थापना करके बुलियन को प्राप्त किया जाए। बुलियन किसे कहते हैं? बुलियन जो है वो चांदी और सोने को बुलियन कहते हैं। यहाँ पर बुलियन का तात्पर्य सोना और चांदी से था, अर्थात वाणिज्यवादी नीति के केंद्र में बुलियन ही था और इसी से यूरोपीय लोगों की आर्थिक समृद्धि का पता चलता था और भारत में बड़े पैमाने पर बुलियन मौजूद था। फलतः यूरोपीय कंपनियों ने भारत की तरफ रुख किया। इसीलिए यूरोपीय कंपनियों ने भारत की तरफ रुख किया। अब आज के क्लास की लास्ट पैराग्राफ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर यह स्वीकार किया जा सकता है कि यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के एक नहीं अनेकों कारण विद्यमान थे। इसमें आधारभूत और तात्कालिक कारण के रूप में कुस्तुनतुनिया जो कि 1453 ईस्वी में और यूरोप में आए पुनर्जागरण ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जबकि अन्य कारणों ने भी सहयोगी भूमिका निभाई। यानी हम लोग इसमें कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जो यूरोपीय कंपनियां भारत आई तो उनका मुख्य कारण जो था वो था कुस्तुनतुनिया का पतन और यूरोप में आए पुनर्जागरण ने ज़्यादा भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग आज के क्लास की समाप्ति करते हैं। आपको आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग इसको शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों इसी के साथ हम आप लोगों से धन्यवाद कहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।